मैंने अजीब सी निगाहों से प्रोफेसर हमाद यमनी को देखा और फिर आहिस्ता से बोला, एक बात मैं आपसे पूरे खुलूस से अर्ज़ करना चाहता हूँ प्रोफेसर। वो ये कि मैं आपका बेहद एहतराम करता हूँ और आप पर काफ़ी एतमाद भी। उसी एतमाद के सहारे मैंने आपकी तरफ कदम भी बढ़ाए हैं। आप जो सवाल कर रही हैं मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। थोड़ी बहुत जो तफसील आप ही की ज़ुबानी मुझे मालूम हुई है वो मेरे इल्म में है। शबलीस क्या है मैं उसके बारे में कतई नहीं जानता। तो तुम्हें मुझसे? जी हाँ, मैंने आपकी वो गुफ्तगू सुन ली थी जो आपने अलियास हुसैन चचा से की और इसके बारे में मैंने काफ़ी गौर किया, लेकिन दर हकीकत मैं खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। आप मुझसे इस अंदाज में ये सवाल ना करें। अगर मुझे अपने बारे में कुछ हकीकतें मालूम होती तो आपसे छुपाने की कोशिश ना करता। मेरी बात को बुरे अंदाज में महसूस ना करना बेटा। दरअसल अब तुमसे कुछ छुपाना बेसूद है। हकीकत यही है कि मैंने सिर्फ शोबदागरी में मेहनत नहीं की है, बल्कि इब्तदा ही से मुझे दुनिया के पुरस्कार अलूम से दिलचस्पी थी और इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम करने में कामयाब हो गया हूँ। दर हकीकत मुझे सिफली अलूम से कोई वाकफियत नहीं है, लेकिन तुम इतनी बात तो ज़रूर जानते हो कि बुराई नेकियों से ज़्यादा ताकतवर नज़र आती है। ये दूसरी बात है कि वो नापायदार होती है और नेकियों के रास्ते हमेशा बेहतरी के सिमत जाते हैं। काला जादू अपनी जगह एक अलग हैसियत रखता है और उससे इंसानियत को सिर्फ नुकसान पहुंचाया जा सकता है, फ़ायदा नहीं। जबकि दूसरे बहुत से अलूम इंसान की बेहतरी के लिए भी होते हैं। ये एक अलग मौजू है। शबलीस का तस्वुर दर हकीकत बहुत कदीम है। ये दूसरी बात है कि इसे सही तौर पर कोई नाम नहीं मिल सका, लेकिन फिर एक ख़ास कुव्वत के मालिक अफराद को शबलीस कहा गया और उनका एक पूरा कबीला दरियाफ्त हुआ। बहुत से इलाकों में ऐसे जहनी तौर पर ताकतवर लोग नजर आए हैं जिन पर कोई चीज़ असर नहीं करती और उनकी जहनी कुव्वतें बेपनाह होती हैं। वो इंसान को अपना ताबे कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं और भी बहुत सी ऐसी कुव्वतें उनमें पोशीदा होती हैं जिनका तफसीली इल्म अभी तहकीकात करने वालों को नहीं हो सका। मेरी भी मालूमात इस सिलसिले में बिल्कुल महदूद हैं। बस जो इब्तदाई इल्म मुझे है उसके तहत मेरे जहन में बार बार ये शुबा पैदा होता है कि हो सकता है तुम शबलीस हो, और इसकी तस्दीक बारहा हुई है। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारे अंदर मौजूद कुव्वतें और आज ये अजीम मुजाहरा जिसने मेरी इज्जत ही नहीं जिंदगी भी बचा ली है, वरना ना जाने कैसी कैसी जिल्लतों का सामना करना पड़ता और ना जाने कौन कौन सी मुश्किलात उठानी पड़ती मुझे। मैं तुमसे कोई नाजायज़ फ़ायदा हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात तुम पर मुनकशिफ कर देना चाहता हूँ आकिल रफ़ीक, कि अगर तुम्हारे इस इल्म के बारे में, मेरा मतलब है तुम्हारी शख्सियत और तुम्हारी दिमागी कुव्वतों के बारे में, अगर किसी गलत इंसान को मालूमात हासिल हो गई तो वो तुमसे नाजायज़ फ़ायदे उठाने के लिए तुम पर कब्ज़ा जमा सकता है और उस वक्त तुम काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो जाओगे। अगर तुम्हारी जहनी कुव्वतें बहुत ज़्यादा हैं बेटे, और कभी किसी मरहले पर तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम एक ख़ास शख्सियत के मालिक हो, तो अपने आप को काबू में रखना। अगर दुनिया पर तुमने अपने आप को मुनकशिफ कर दिया तो तुम्हारे लिए सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां होंगी, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि फितरी तौर पर तुम बुरे इंसान नहीं हो। शबलीस होने का मतलब यह है कि तुम वक्त पर काबू पाने की कुदरत रखते हो, लेकिन अगर बुराइयां तुम्हारे जहन में मौजूद नहीं तो तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान होगे जो किसी को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करोगे। और कम से कम इसका अंदाज़ा मुझे हो चुका है कि तुम किस फितरत के मालिक हो। यह मेरी नसीहत है तुम्हारे लिए हमेशा के लिए कि अपने आप को, अपनी कुव्वतों को लोगों से पोशीदा रखना और हर जगह इनका मुजाहरा न करना। कुछ अरसे पहले मैंने तुमसे एक बात कही थी कि अगर कभी अपने जहन में कोई बेचैनी महसूस करो तो मुझसे ज़रूर रुजू करना। उसकी वजह यही थी कि हो सकता है तुम पर अभी अपनी कुव्वतों का इजहार न हुआ हो, लेकिन जब यह इजहार होगा तो तुम हालात को ना समझ पाओगे और एक बेचैनी का सा एहसास होगा तुम्हें। उस वक्त मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? और बेटे एक और नसीहत भी है कि कुव्वतें खुदा की अता करदा होती हैं और इंसान जिस कदर ताकतवर होता है उसे खुदा के सामने उतना ही झुक जाना चाहिए। कभी सर को गुरूर से तानने की कोशिश न करना, क्योंकि कुव्वतें देने वाली कुव्वत तमाम कुव्वतों से ज़्यादा अजीम है। बेहतरी के रास्ते जहाँ भी नजर आएं उन पर ज़रूर सफ़र करना। मुसरतों से हमकना रहोगे। कभी अपनी इस कुव्वत का नाजायज़ इस्तेमाल न करना, कम अज़ कम नेकियों के मामले में। हाँ, अगर लॉबी के खिलाफ जंग करनी पड़े तो जाहिर है ये तुम पर फ़र्ज़ है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं हैरान निगाहों से प्रोफेसर हमाद यमनी को देख रहा था। मैंने उनसे कहा, इसमें कोई शक नहीं है प्रोफेसर कि मैंने कुछ अजीब बातें महसूस की हैं और मेरा ख्याल है मैं आपको एक सच्चा इंसान समझते हुए
उन बातों की तफसील आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आप मेरी बेहतरीन रहनुमाई कर सकें। जो कुछ आपने अब तक कहा है वो मेरी समझ में बिल्कुल आ गया है और बिलाशुबा मैं दुनिया में किसी इंसान से नफरत नहीं करता। मैं मोहब्बतें करना चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहता हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था प्रोफेसर कि ना जाने कब मैंने इस बात को महसूस किया कि मैं लोगों से जो कुछ कहता हूँ, उनसे जो चाहता हूँ वो कर दिया करती हैं। अगर मैं उस एहसास के दिन को अपनी नमूद का पहला दिन कहूँ तो गलत नहीं होगा। मुझे वो लम्हा याद है जब मैंने इस दुनिया में आंख खोली। हाँ प्रोफेसर, आप शायद इस बात पर यकीन न करें, और जब मेरी उम्र इतनी हो गई है तब भी मैं उन लम्हात को याद करके हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि दूसरे लोग उसका इजहार नहीं करते और उनके अमल से भी ये पता चलता है कि वो ज़हनी तौर पर मेरी तरह ताकतवर नहीं हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे बेशुमार बहन भाई हैं। आप खुद उन्हें देख चुके हैं। मेरे वालिद बहुत ज़्यादा दौलतमंद नहीं थे, गुजारा कर रहे थे। अपने बहन भाइयों के शोरगुल मचाने पर जब मैं उन्हें हुक्म देता तो वो खामोश हो जाएं, तो वो खामोश हो जाते थे। मैं जिससे जो चाहता कह देता और वो मेरे हुक्म की तामील करता। हमारे साथ कुछ ज़्यादतियाँ हुई। मेरे वालिद अपना आबाई गांव छोड़कर चल पड़े और इसके बाद हमने वहाँ पनाह ली जहाँ आपने हमें देखा। हालांकि जब्बार हुसैन साहब बहुत कंजूस फितरत के मालिक थे, लेकिन मैंने जब उन्हें हुक्म दिया कि वो मेरे वालिद की मदद करें तो उन्होंने हमारे साथ बेहतर सलूक किया। ये ऐसे वाक़यात हैं जो यके बाद दीगरे पेश आते रहे और मैंने कभी खुसूसी तौर पर इन पर गौर नहीं किया। आपने मुझे मेरी ख्वाबगाह से अगवा किया, मेरे ऊपर कुछ तजुर्बात किए और मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो आप थे, लेकिन मेरे जहन में आपके लिए कोई बुरा जज्बा नहीं उभरा। अलियास हुसैन साहब मुझे यहाँ ले आए। शतरंज के खेल के बारे में भी आपको बता दूं कि वो सब जो मेरे साथ शतरंज खेलती हैं मेरे अहकामात पर अमल करती हैं। मैं इस खेल के बारे में कुछ नहीं जानता और बात सिर्फ इसी खेल की नहीं है। जिस चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ उसे जान लिया करता हूँ और वो बआसानी मेरी समझ में आ जाती है। उसी तरह तालीमी मैदान में भी मेरी यही कैफियत रही है। वो सारी किताबें मुझे पढ़ी हुई महसूस होती थी जो मेरे सामने आती, लेकिन फिर मुझसे कहा गया कि मैं इल्म को बाहसियत इल्म हासिल करूं, तो मैंने उन सब जानी बूझी चीज़ों को ना जानने वालों की तरह पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, अलबत्ता इस तरह मेरी तालीमी हैसियत बेहतर तस्लीम की गई। अगर आप ये कहते हैं कि मैं शबलीस हूँ तो दर हकीकत ये सिर्फ आपका इल्म है। मैं शबलीस के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, अगर अपने जहन की गहराइयों में मैं इस नाम को टटोलूं तो शायद मुझे इसका कुछ इल्म हो जाए। प्रोफेसर हमाद यमनी सहरज़दा सी निगाहों से मुझे देख रहा था। कुछ देर के बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम पर अगर मेहनत की जाए तो ना जाने इस दौर के लिए एक बहुत अनोखा इंसान पेश किया जा सकता है। लेकिन मैं भी तो नावाकिफ़ हूँ, मेरा इल्म भी तो इस कदर नहीं है। बस यूँ समझ लो कि अलिफ लैला मेरे हाथ में है, सामरी जादूगर मेरे कब्जे में है, मगर मैं नहीं जानता कि तिलिस्म क्या होता है और सामरी जादूगर को किस तरह जादूगरी पर आमादा किया जा सकता है। बहुत अजीब लगता है मुझे, वाकई बहुत अजीब लगता है। लेकिन मैं तुम पर काम ज़रूर करूँगा और मुझसे कुछ इनहराफ ना करना, कभी मुझ पर कोई शुबा ना करना। देखो, मुझे दौलत की तमा नहीं है, मैं तुम्हारे ज़रिए कुछ भी नहीं हासिल करना चाहता। मेरे पास ऐसे अलूम हैं जिनसे अगर मैं चाहूँ तो दौलत के अंबार लग जाए मेरे सामने, मगर क्या करूँगा उन सुनहरे सिक्कों का और करेंसी के अंबार का। इंसान की ज़रूरियात के लिए जो कुछ उसे दरकार होता है अगर उसे बआसानी दस्तयाब हो जाए तो ये अंबार अपने गिर्द लगाना, यूँ समझ लो अपने आप को दलदल में गरक करना है। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, बस ये मेरा शौक़ है। और फिर अगर इस इल्म के ज़रिए इंसानों की फलाह के लिए कुछ हो जाए तो मेरे ख्याल में इसका इससे बेहतर मसरफ़ और कोई नहीं है। तुम भी यही कोशिश करना, समझ रहे हो ना? जी प्रोफेसर यमनी, बहुत वक्त लिया है तुम्हारा, बहुत देर हो गई होगी तुम्हें। और सुनो, तुम में इस कदर कुव्वतें मौजूद हैं कि कोई तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकता। किसी मुश्किल का शिकार हो तो अपनी मुदाफ़ियत करना, तुम्हारी जहनी कुव्वतें तुम्हारा साथ देंगी। किसी को अपनी ज़ात से मुंसलिक न करना। मैं उस लड़की कैथराइन के बारे में ख़ास तौर पर कह रहा हूँ जो मिस्टर बेकर की लड़की है। यकीनी तौर पर तुम्हारी उम्र ऐसी है कि तुम लड़कियों से मुतासिर हो सकते हो, लेकिन एक नसीहत गिरा में बांध लेना, किसी को भी अपना राजदार न बनाना। अगर ऐसा हुआ तो बेटे नुकसान उठा जाओगे। बात अपनी ज़ात में महदूद रहे तो सबसे बेहतर है, और अगर फैल जाए तो फिर बात ही नहीं रहती। जी, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। तो फिर आओ अब उठते हैं। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा कि तुमने मेरी इज्जत बचा ली। मैं हंसकर खामोश हो गया, घर वापस आ गया। अलियास हुसैन साहब अपने मशागिल में मसरूफ़ थे।
नगमा बाजी अपने कमरे में थी, एजाज अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में पहुंच गया और इसके बाद जब तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद आराम करने का मौका मिला तो प्रोफेसर हमाद यमनी और उस तकरीब की तमाम तफसीलात मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। प्रोफेसर हमाद यमनी के अल्फाज मुझे इंतहाई अजीब महसूस हो रहे थे। जो कुछ उन्होंने कहा था वो दर हकीकत मेरे लिए बेहद फ़िक्र अंगेज़ था। इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले भी मुख्तलिफ औकात में मैंने अपने बारे में काफ़ी गौर किया, लेकिन इतना संजीदा मैं कभी नहीं हुआ था जितना उस वक्त प्रोफेसर यमनी की गुफ्तगू के बाद हो गया। क्या वाकई मेरी ज़ात में इतनी ही अजीब कैफियत पोशीदा हैं? और अगर हैं तो इनसे मुझे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हासिल हो सकता है? यमनी ने जिन खदशात का तज़किरा किया था वो भी जहन में आ रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि कौन कौन मेरे लिए बाइस नुकसान हो सकता है और किस अंदाज में। ये सारी बातें मेरे जहन में देर तक हलचल मचाती रही थी और मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही साथ दिल में एक मुसर्रत की लहर सी फूट रही थी। मैंने अब इस दुनिया से इस कदर वाकफियत ज़रूर हासिल कर ली थी कि यहाँ के रहने वालों के तर्ज ज़िंदगी, उनके मसाइल से किसी कदर आशनाई हो चुकी थी। मैंने अपने ही वतन में बेशुमार अफराद को मुस्तकिल मुश्किलात का शिकार देखा। दूर क्यों जाना, खुद मेरे वालिद थे, मेरे बहन भाई थे। हर एक की अपनी कहानी अलग अलग थी, हर एक का अपना चलने का अंदाज मुख्तलिफ था। मेरे भाइयों ने जिस तरह भी मुमकिन हो सका था तालीम हासिल की थी। इसमें कोई शक नहीं कि जब्बार हुसैन साहब ने हमारी बेहद मदद की, लेकिन उस वक्त अगर गौर करता तो यह एहसास होता कि इसमें मेरी कोशिश भी शामिल थी। क्या वाकई मेरे वालिद को और मेरी माँ को मेरी ज़ात से इस कदर मदद हासिल हुई थी? उस वक्त तो ये कैसा मशगला था जो बस हो गया था, गौर तो किया ही नहीं था इस पर। लेकिन अब यह एहसास हो रहा था कि मैं उनके लिए इंतहाई ज़रूरी हूँ। जहाँ तक शतरंज के खेल का ताल्लुक था, इलियास हुसैन साहब ने अपनी दिलचस्पी की बिना पर और मेरे खेलने के अंदाज पर गौर करके मुझे इस सिमत मुतवज्जा किया और दर हकीकत वो पहली आमदनी जो मुझे उस क्लब से हासिल हुई मेरे वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सहारा हो गया। उन्हें मेरे अभी मज़ीद सहारे की ज़रूरत हो तो अगर मैं अपनी इन कुव्वतों को बुरुए कार लाकर उनके लिए मुश्किलात में कुछ और कमी पैदा कर दूं तो इसमें क्या हर्ज है। अब तक इलियास हुसैन के कहने से शतरंज के बारे में सोचा था, अपने तौर पर मैंने गौर ही नहीं किया, और अगर मैं अपने तौर पर गौर करता तो बात शतरंज ही की क्या थी। मेरे सामने तो हर खेल उतना ही आसान था, या हर वो जरिया जो दौलत कमाने का बायस बन सके। लेकिन क्या ये तरीकाकार मुनासिब होगा? उससे पहले क्यों ना मैं अपने आप को आजमाऊं, अपनी कुव्वतों का तयन करूं। शबलीस क्या है ये सिर्फ मुझे हमाद यमनी ही की ज़ुबानी मालूम हो सका था, लेकिन मैं किसी ऐसे अजनबी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूं जो दुनिया में नामालूम है और ना जाने कहां कहां पोशीदा है। ये मेरे लिए एक अनोखी बात थी और शायद मैं अभी इस पर यकीन नहीं कर पाया था। हो सकता है हमाद यमनी को गलत फहमी हुई हो। भला मेरा ऐसे किसी कबीले से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? मैं तो अपने वालिदैन का बेटा हूँ और मुझे वो सब कुछ याद था जो इस बात की तस्दीक करता था कि मेरी विलादत अपनी माँ ही के यहाँ हुई थी और रफ़ीक अहमद साहब मेरे बाप थे। फिर मेरे अंदर ये तब्दीलियाँ क्यों हैं? खैर ये एक अलग बात है। दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें अभी नामालूम हैं जिनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं और शायद हमेशा जारी रहेंगी। अगर मैं भी अपने बारे में छानबीन करूं तो क्या मुझे ये तफसीलात मालूम हो सकती हैं? वैसे बिलाशुबा ये एक दिलचस्प मशगला था और कुछ इस तरह मैं इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ कि नींद मेरी आंखों से उड़ गई। मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। अपनी जगह से उठकर मैं राइटिंग टेबल पर आ बैठा, एक कागज़ और कलम निकाला और ये फैसला करने लगा कि मुझे अपनी ज़ात के बारे में क्या क्या मालूमात दरकार हैं। मैंने सबसे पहले शतरंज के खेल के बारे में सोचा। मैं शतरंज का खेल खेलते हुए अपने मद्दे मुकाबिल को हुक्म देता हूँ कि वो मेरी पसंद की चाल चले ताकि उसे शिकस्त हो जाए, और वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वही चाल चलता है जो मेरी पसंद की होती है और उसके बाद हार जाता है। इसका मतलब है कि मैं किसी को कोई हुक्म देकर उसे अपनी बात मनवा सकता हूँ, यानी ये मसला बहुत हद तक जा सकता है। मेरे मद्दे मुकाबिल मेरी पसंद के मुताबिक अमल करेंगे। जैसे उस रात जब हमाद यमनी ने मुझ पर काबू पाने की कोशिश की और मैंने उन लोगों को हुक्म दिया जो यमनी के साथी थे कि खुद हमाद यमनी को यानी उस शख्स को मारें जो स्याह नकाब में मलबूस है, तो उन्होंने यमनी के खिलाफ अमल शुरू कर दिया। वाह, यानी इसका मतलब यह है कि कोई भी शख्स मेरी मर्जी के मुताबिक अपने करीब तरीन और अजीज़ तरीन शख्स को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक मुकम्मल तजुर्बा था। उस दिन भी जब कैथराइन मेरे साथ थी और वो लोग मुझ पर हमलावर हुए, अगर शैला मुखर्जी और उसके साथी मेरी मदद के लिए ना आ जाते
तो मैं उन्हें हुक्म देता कि वो खुद एक दूसरे के जबड़े तोड़ दें, और उस वक्त मुझे यकीन था कि मेरे हुक्म पर वो वैसा ही करते। ताहम ये तजुर्बा मैं मज़ीद दोहराऊंगा और इससे ये तयन करूंगा कि मैं किस हद तक किसी के जहन पर काबू पा सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने जहनी तौर पर उस लड़की को तलाश किया जिसे बकौल हमाद यमनी के आचार्य जी ने गायब कर दिया, और बिलाशुबा आचार्य जी का ये अंदाज इंतहाई खौफनाक था। अब मुझे सूरत हाल का एहसास हो रहा था। अगर वो लड़की ना मिलती और जैसा कि हमाद यमनी पर मुसीबत नाजिल हो जाती, इसके नतीजे में वो ना जाने किन किन मुश्किलात का शिकार हो सकते थे। उस वक्त तक उनकी ज़ात पर एतमाद किया गया था, लेकिन बाद में आखिर वो वहाँ से आते कैसे, और क्या उनसे इस बारे में सवाल न किया जाता? तो मैंने तसव्वुर की आंख से उस लड़की को तलाश कर लिया। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी गुमशुदा शय को तसव्वुर की आंख से तलाश करूं तो वह मिल सकती है। इस बात में भी बड़ी वुसअत थी और इसके हज़ारों तरीके हो सकते थे। यानी अगर मैं कोई चीज़ तलाश करना चाहता तो वह मुझे हासिल हो सकती थी। मैंने दिल ही दिल में अपने वालिदैन को याद किया और यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि मैं उन्हें देखूं कि वो किस हाल में हैं, और ये काम मैंने यहीं इसी जगह बैठे बैठे आंखें बंद करके किया। लेकिन ना जाने क्यों मेरे तसव्वुर की आंख ने वहाँ तक का सफ़र नहीं किया और मुझे अपने दिमाग में शीशे से टूटते हुए महसूस हुए। धुंधली धुंधली तस्वीरें मेरे जहन में पहुँच रही थीं। उनमें मुझे अपने वालिदैन के खाके भी नज़र आ रहे थे, अपने बहन भाइयों के भी, लेकिन वो शीशे दरमियान में आ जाते थे और फिर वो इस तरह टूट कर बिखर जाते थे कि मैं असल चीज़ तलाश नहीं कर सकता था। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मैंने कई बार अपने जहन को यकसू करके उनमें से एक शख्सियत पर मरकूज करने की कोशिश की, यानी अपने वालिद। मेरी निगाहों के सामने अपने वालिद का चेहरा आया, लेकिन फ़ौरन ही उस पर धुंध सवार हो गई और फिर एक छनाके के साथ वो शीशा टूट गया जिसने मेरे और उस चेहरे के दरमियान रुकावट कायम कर दी थी। कई बार इस कोशिश में नाकाम रहने के बाद मैंने ये कोशिश तर्क कर दी। ये शीशा क्या हैसियत रखता है? इस सिलसिले में हमाद यमनी मेरी मदद कर सकते थे। फिर मैंने इस तजुर्बे को थोड़ा सा हल्का किया। चूँकि हज़ारों मील का फासला मेरे और मेरे वालिदैन के दरमियान था, इसलिए मैंने ये सोचा कि हो सकता है मेरा जहन ये फासले अबूर ना कर पाता हो। हाँ, अंकल अलियास के बारे में गौर करूँ कि वो क्या कर रही हैं। मैंने अंकल अलियास पर तवज्जो मरकूज कर दी और सिर्फ एक लम्हे में अंकल अलियास मेरी निगाहों के सामने आ गए, लेकिन उनके साथ आंटी भी थी और मैंने फ़ौरन ही अपने जहन को झटक दिया। वो अपनी ख्वाबगाह में थे और ये मेरे लिए मुनासिब नहीं था, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ बताना पसंद नहीं करता। बाहर तौर मेरा तसव्वुर वहाँ से हटा और नगमा बाजी की तरफ मुंतकिल हुआ। नगमा बाजी आराम की नींद सो रही थी और सोते में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने एजाज की जानिब रुख किया और एजाज को देखा, लेकिन एजाज उस वक्त जिस कैफियत में था वो मेरे लिए बाइसे हैरत था। उसके साथ एक मुकामी लड़की थी और दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। एजाज के सामने शराब का गिलास रखा हुआ था और वह मुकामी लड़की उससे कुछ बातें कर रही थी। मैंने उन बातों को सुनने की कोशिश की, लेकिन वो अल्फाज मेरे कानों तक ना पहुंच सके। उन दोनों के होंठ हिल रहे थे और वो आपस में एक दूसरे से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन वो आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। यह भी एक नया तजुर्बा था। वैसे एजाज को इस कैफियत में देखकर मुझे अफसोस हुआ। वो एक बहुत शरीफ आदमी का बेटा था और अलियास हुसैन बेचारे सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा क्या क्या गुल खिला रहा है। फिर मैंने जहन इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया। हमाद यमनी को तलाश किया। वो भी अपनी ख्वाबगाह में थे और उसी भूत घर में बैठे हुए कुछ तजुर्बात कर रहे थे। मुझे बहुत लुत्फ़ हासिल हुआ। मेरी निगाहें कुर्बो जवार में बहुत दूर तक देख सकती हैं, और किसी शख्स को जो एक ख़ास रेंज में हो और उस रेंज का अभी कोई तज्जिया नहीं किया जा सकता था। वैसे इसमें दो कमी पाई थी मैंने। अव्वल तो ये कि मैं सिर्फ उन चेहरों को देख सकता था, उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकता था, और दूसरा ये कि मैं एक मखसूस फासले तक देख सकता था। बाहर तौर अपनी एक कुव्वत मैंने जहन नशीन कर ली। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं था जो काबिल तवज्जो हो। वैसे भी अब यहाँ के माहौल में मुकम्मल तौर पर जम हो गया था। अलियास हुसैन ने भी मुझे वो इजाज़तें दे दी थी जो मेरी पसंद के मुताबिक थी। मुझे एक गाड़ी भी फराहम कर दी गई और कोई ऐसी दिक्कत दरपेश नहीं थी जो मेरे लिए मुश्किलात का बायस बनती। अलियास हुसैन साहब चूँकि खुद भी कह चुके थे कि वो कुछ अरसे तक मसरूफ़ रहेंगे और उसके बाद शतरंज के सिलसिले में बात आगे बढ़ाएंगे। वैसे कई बार वो मुझसे क्लब जाने के बारे में भी कह चुके थे
और उन्होंने इसरार करते हुए कहा था कि मैं तन्हा भी क्लब चला जाया करूं। कैथराइन के बारे में उन्होंने पूछा था तो मैंने उनसे यही कहा था कि उसने खुद ही आना छोड़ दिया। और वैसे भी अब मैं ज़रा तन्हा लंदन की सैर करना चाहता हूँ। कोई ऐसी मुश्किल दरपेश न थी जो बायस तरद्दुद होती। चुनाचे आज भी मैं खामोशी से बाहर निकल आया और मेरी कार लंदन की सड़कों पर दौड़ने लगी। बहुत से रास्ते अब मुझे अच्छी तरह याद हो गए थे और मैं लंदन के हसीन माहौल को अच्छी तरह पहचानने लगा था। बाज़ इलाकों पर तो बिल्कुल मुझे अपने ही मुल्क का गुमान होने लगता। हर तरह के लोग यहाँ नजर आया करते। एशिया के मुख्तलिफ इलाकों के बाशिंदे, जिनमें थाई भी होते थे, चीनी भी, जापानी भी और हिंदुस्तानी भी। चिपकी हुई पगड़ियों वाले सिख भी बेशुमार नजर आते। ख़ास तौर से साउथ हॉल पर लंदन के किसी इलाके की बजाय एक सिख रियासत का सा गुमान होता। हर तरफ सिख नजर आते। तकरीबन तमाम सिनेमा हॉल और मकान, स्टोर और शराब खाने यहाँ सिखों ही की मलकियत थे। बाज़ारों में मुख्तलिफ अशिया बिक रही थी, सिगरेट्स वगैरह और ऐसी ही तमाम चीज़ें बिल्कुल उसी अंदाज में ख्वांचे लगे थे जैसे अपने वतन में होती हैं। इन तमाम चीज़ों को देखता हुआ मैं बिल आखिर नेशनल आर्ट गैलरी की जानिब जा निकला। हालांकि अभी बहुत सी चीज़ों से मुझे वाकफियत नहीं थी, लेकिन ये इलाका इतना खूबसूरत लगा कि मैं वहाँ गाड़ी रोक कर आर्ट गैलरी में दाखिल हो गया और फिर उन नादिर व नायाब तस्वीर को देखता रहा जिनकी बड़ी अजीम तारीख थी। लेकिन चूंकि मुझे अभी से कोई ख़ास वाकफियत नहीं थी, इसलिए ये चीज़ सिर्फ देखने ही की हद तक महदूद रही। फिर नेशनल आर्ट गैलरी से निकला ही था कि एक खूबसूरत कार मेरे करीब आकर इस तरह रुकी कि मुझे उछलकर 2 कदम पीछे हटना पड़ा। स्याह चश्मा लगाए सफ़ेद चेहरा और मुस्कुराते हुए खूबसूरत दांत। यकीनी तौर पर यह हसीन चेहरा मुकामी नहीं था, क्योंकि उसकी मल्लाहत मुकामी लोगों से कहीं ज़्यादा थी। और फिर मैंने एक लम्हे में उसे पहचान लिया। वह शैला मुखर्जी थी। मेरे होंठों पर भी शनासा मुस्कुराहट फैल गई और उसने अपने बराबर का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अगर नेशनल आर्ट गैलरी देख ली है तो आओ, मेरे करीब बैठ जाओ, मेरी गाड़ी मौजूद है। ओह, ये बड़ी बात है कि तुम लंदन की सड़कों पर अभी से गाड़ियां घुमाते फिरते हो। अभी से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं जानती हूं कि तुम्हें लंदन आए हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। लंदन से शनासाई भी तो हासिल करनी है, तो ये शनासाई किसी शनासा के साथ क्यों ना हासिल करो। छोड़ो गाड़ी, यहीं पार्क रहने दो, यहाँ कोई उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? जहाँ मेरा दिल चाहेगा ले जाऊंगी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर मुस्कुराता हुआ उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया। शैला मुखर्जी ने गाड़ी स्टार्ट करके बरकरफ्तारी से आगे बढ़ा दी। मैं एक लम्हे के लिए सोच का शिकार हो गया कि उसके साथ इस तरह आकर मैंने अक्लमंदी का सबूत दिया है या नहीं। कहीं फिर अंदर से एक खुद एतमादी की लहर उठी। ज़ाहिर है यहाँ बहुत से लोगों से मेरी शनासाई होगी और हर एक के बारे में मैं सिर्फ गौर व खोज ही नहीं करता रहूँगा, अपने आप पर मुकम्मल एतमाद भी करना चाहिए मुझे। चुनाचे थोड़ी देर के बाद मैं मुतमईन हो गया। शैला मुखर्जी बर्क रफ्तारी से गाड़ी उड़ाए जा रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, और अब तुम कम अज़ कम ये तो नहीं कहोगी कि मैं हर जगह तुम्हारा ताकुब करता रहता हूँ। वो एक दिलकश हंसी हंस पड़ी और उसने गर्दन घुमाकर मुझे देखते हुए कहा, बोलना आ गया तुम्हें? क्यों, कुछ गलत कहा है मैंने? नहीं, गलत तो नहीं कहा है, लेकिन यह भी एक सच नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा करती रही हूँ। सच तो वो भी नहीं था मिस शैला मुखर्जी। चलो ठीक है, एक सच तुमने नहीं बोला, दूसरा सच मैंने नहीं बोला, बात ख़त्म हो गई, उसने कहा और फिर हंस पड़ी। मैं चंद लम्हात खामोश रहा। फिर मैंने कहा, वैसे बात ख़त्म नहीं हुई है मिस शैला। क्यों? इसलिए कि तुम जिस रफ्तार से सफ़र कर रही हो उससे तो मुझे यह एहसास हो रहा है जैसे तुमने मुझे अगवा करने की ठान ली है, उसने हंसते हुए कहा। बिल्कुल सच सोचा तुमने। मैंने तुम्हें अगवा करने की ठान ही नहीं ली, बल्कि अगवा कर लिया है। कहाँ ले जा रही हो? मैंने सवाल किया। अगवा शुदा को यह नहीं बताया जाता। ले जाकर क्या सलूक करोगी मेरे साथ, ये भी बाद में ही मालूम होगा, उसने कहा और मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। कार एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के सामने जा रुकी। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, लंच का वक्त हो गया है, इसलिए यकीनन तुम्हें भूख लग रही होगी। क्या इस तवील रास्ते को तय किए बगैर किसी और रेस्टोरेंट का बंदोबस्त नहीं हो सकता था? मैंने कहा, हो सकता था, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी खाने मिलते हैं और ये होटल इसके लिए बहुत मशहूर है। ओह, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और शैला कहने लगी, वैसे भी तुम मुसलमान हो और खुसूसन खानों के सिलसिले में बहुत एहतियात बरतते हो। क्या तुम गोश्त यहाँ आसानी से खा लेते हो? आसानी से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा।
हम दोनों खूबसूरत रेस्टोरेंट की एक मेज़ के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों पर जा बैठे। मेरा मतलब है तुम्हारे यहाँ गोश्त का एक ख़ास तस्वुर होता है? हाँ, ज़िबा किया हुआ गोश्त। वो यहाँ के चंद ही रेस्तोरानों में मिलता है, और वो भी उनमें जहाँ मुसलमान अमला है। इत्तेफाक से मुझे रेस्तोरानों में खाने का ज़्यादा मौका नहीं मिल सका, और अगर कभी एक आध दफ़ा इसके इम्कानात हुए भी हैं तो इत्तेफाक से गोश्त नहीं खाया। वैसे अपने घर में यकीनी तौर पर अंकल इलियास हुसैन साहब हलाल गोश्त का बंदोबस्त करते होंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ इन चीज़ों का क्या तस्वुर है? हमारे यहाँ इसका कोई ख़ास तस्वुर नहीं है। मैं हर किस्म का गोश्त खा लेती हूँ। हालांकि आचार्य जी के यहाँ ये ममनू है और वहाँ इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है, लेकिन बाज़ लोगों के लिए उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई, जैसे मैं। क्यों? बस इसलिए कि मुझे दुनियावी मामलात से ज़्यादा वास्ता पड़ता रहता है। वो दुनियावी मामलात क्या हैं? मैंने सवाल किया। सारी बातें एक साथ ही पूछ लोगे? इंसान को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए। क्या मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ? उसने अजीब से अंदाज में मुझे देखा और कहने लगी, कम अज़ कम मेरी हद तक। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे, जल्दी क्या है? उसने कहा और वेटर को खाने का ऑर्डर देने लगी। मुसलमान अमला था, मैंने अपने लिए गोश्त नहीं मंगवाया, अलबत्ता मछली ज़रूर मंगवा ली। खुसूसन उसके एहसास दिलाने पर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि खाने पीने के सिलसिले में क्या एहतियात बरतनी चाहिए। इससे पहले अव्वल तो कभी मौका नहीं मिला, और अगर मौका मिलता भी तो शायद मैं इस बात पर गौर न कर पाता। इसके लिए मैंने उसका शुक्रिया भी अदा किया। शुक्रिया किस बात का? इसका कि तुमने इस चीज़ की निशानदेही की। यानी तुम? हाँ, बस मेरे जहन में नहीं आया था। अगर कुछ जहन में आ जाता तो शायद इस सिलसिले में एहतियात बरतता। तब तो वाकई मैंने तुम्हारा ईमान कायम रखने में तुम्हारी मदद की है, उसने कहा। थोड़ी देर के बाद हमारे सामने खाना लगा दिया गया। शैला मुखर्जी के जिस्म से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। वैसे भी बहुत ही खुशशक्ल लड़की थी। मैं उसे कई रूप में देख चुका था, लेकिन आज वो जिस रूप में नजर आ रही थी वो बहुत दिलकश था, और कई बार मेरी पसंदीदगी की निगाहें उस पर पड़ी थीं। कैथराइन में वो बात बिल्कुल नहीं थी जो शैला मुखर्जी में थी, लेकिन यह भी एक सच है कि मेरे दिल में बुराई का कोई तस्वुर नहीं जागा, और मैंने उसके बारे में किसी ऐसे अंदाज में नहीं सोचा जिसमें कोई खोट हो। अलबत्ता उसकी तीखी आंखें बार बार मेरा जायज़ा लेने लगती, और मुझे यूँ महसूस होता जैसे वो गौर से मुझे पढ़ रही हो। फिर अचानक ही उसने खाते हुए कहा, तुम मुसलमान क्यों हो? तुम हिंदू क्यों हो? मैंने तुर्की ब तुर्की सवाल किया। अगर मैं हिंदू ना होती तो मुसलमान होती, मैंने कहा और हंस पड़ा। वो भी हंसने लगी। फिर उसने कहा, बहुत खूबसूरत हंसते हो, कहीं तुम मेरा धर्म ही खराब ना कर देना। क्या मतलब? मेरी हंसी तुम्हारा धर्म खराब कर सकती है? मैंने सवाल किया, और वो खामोश होकर गर्दन झुकाकर खाने में मसरूफ़ हो गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद हम खाने से फारिग हुए तो उसने कॉफ़ी तलब कर ली और कहने लगी, इन हिंदुस्तानी होटलों में कॉफ़ी कभी अच्छी नहीं बनाई जा सकती। मैं तुम्हें एक ख़ास जगह ले चलूँगी जहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है। एक बार पियोगे तो बार बार वहाँ के चक्कर लगाओगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से हॉल के माहौल का जायज़ा लेता रहा। कॉफ़ी के छोटे छोटे घोंट लेते हुए उसने अचानक मुझसे एक ऐसा सवाल कर दिया कि मुझे चौंकना पड़ा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम उस दिन उस चोपदा घर के साथ थे ना? मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो जल्दी से बोली, मेरा मतलब है उस दिन उस तकरीब में जब तुमने मुझे गुरु आचार्य जगराजन राज के साथ देखा था। जिस शख्स को तुम एक मामूली शोबदागर कह रही हो वो मेरे लिए एक बहुत मोहतरम हस्ती की हैसियत रखते हैं, प्रोफेसर हमाद यमनी। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो उनकी? मैंने किसी कदर संजीदगी से सवाल किया, और वो एकदम मोहतात हो गई। मेरा मतलब है तुम उनके साथ ही वहाँ पहुँचे थे ना? हाँ। मगर उनका तुमसे क्या ताल्लुक़ है? कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं। फिर भी किसी के साथ अगर किसी तकरीब में शामिल हुआ जाता है तो उससे कोई वास्ता भी होता है। प्रोफेसर हमाद यमनी मेरे मोहतरम दोस्त हैं। यूँ समझ लो कि जिस घर में मेरा क़याम है उसके मालिक इलियास हुसैन साहब हैं, और प्रोफेसर हमाद यमनी इलियास हुसैन के गहरे दोस्त हैं। इस मुनासबत से वो मुझसे भी ताल्लुक़ रखते हैं, और अक्सर मैं उनसे मिलता रहता हूँ। वो इस कदर बाकमाल इंसान है कि मैं खुद भी उनकी खिदमत में हाज़िरी देता हूँ। और उस दिन वो उस तकरीब में जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे अपने साथ चलने के लिए कहा। चुनाचे मैं उनके साथ हो लिया। तुमने उनके फ़न देखे होंगे, क्या तुम उसको तस्लीम नहीं करती? दिलो जान से तस्लीम करती हूँ। बिलाशुबा वो लोगों को हैरान कर देने के माहिर हैं। उस दिन तो आचार्य जी भी उनसे बहुत मुतासिर हो गए थे। वो ऐसी ही शख्सियत हैं, और उनसे कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं है तुम्हारा?
बस इतना ही काफ़ी है कि यहाँ वो मेरे शनासा हैं और मुझसे मेहरबानी के साथ पेश आती हैं। उस दिन उन्होंने एक शोबदा दिखाया था जो बड़ा अजीब था, यानी वो लड़की जो गायब हो गई थी और बाद में बहुत देर के बाद मिली, उस वक्त जब काफ़ी सनसनी फैल चुकी थी। हाँ, मुझे याद है। वो लड़की अचानक ही वहाँ पहुँच गई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। क्या तुम्हारे इल्म में है ये बात? किसी के इल्म में नहीं है तो मेरे इल्म में कहाँ से हो सकती है? मैंने जवाब दिया। मेरा मतलब है कि वो यानी हमाद यमनी तो तुम्हारे साथ ही थे। तुम्हें तो इस बात का इल्म होगा कि वो लड़की कहाँ गुम हो गई थी। मुझे उनके किसी शोबदे का इल्म नहीं है। पूछने को तो तुम मुझसे ये भी पूछ सकती हो कि आसमान से फूल कैसे बरस पड़े और शीशे की बोतलें और गिलासों ने कैसे रक्स करना शुरू कर दिया। हाँ, ये बात तो है। वैसे वो वाकया बड़ा हैरतनाक था, मैं खुद भी हैरान रह गई। वैसे आचार्य जगराजन राज जी क्या ऐसे शोबदे नहीं दिखा सकते? देखो, एक बात मैं तुमसे खास तौर से कहना चाहूँगी, मेरी तुम्हारी गहरी दोस्ती है। गो हम दोनों एक धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन दोस्ती धर्म की मोहताज नहीं होती। कोई भी किसी से प्यार कर सकता है, मगर गुरुजी का मामला जहाँ तक है वो जज्बाती नौयत का है। हम लोग बड़े एहतराम से उनका नाम लेते हैं और अगर कोई उनके नाम की बेइज्जती करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्या मैंने आचार्य जी के खिलाफ कोई ऐसी बात कह दी है? नहीं, तुमसे उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर उनके बारे में कोई बात कहो तो उन्हें गुरुजी महाराज कह दिया करो, आचार्य जी कह दिया करो। दरअसल ये अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐतराज़ तो मुझे भी हो सकता है शैला जी। क्या? उसने सवाल किया। तुमने अभी प्रोफेसर हमाद यमनी के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, क्या वो बेहतर थे? तुमने कहा था कि मैं उस दिन उस शोबदागर के साथ था। हाँ, तुम्हें अगर ये बात बुरी लगी है तो मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, आइंदा मैं भी इसका ख्याल रखा करूँगा। वैसे क्या तुम मुझे आचार्य जी के बारे में कुछ और तफसीलात नहीं बता सकती? आचार्य जी ऐसी शख्सियत हैं कि जो कोई एक बार उनसे मिल ले तो बस यूँ समझ लो कि उसका दीवाना हो जाता है। देखो, मैं किसी ख़ास मकसद से ये बात नहीं कर रही। तुम किसी दिन उनसे मिलकर देखो, उनकी बातें सुनो। जाहिर है कोई किसी का धर्म किसी से छीन नहीं सकता, लेकिन अच्छी बातें जहाँ से भी मिल जाएं इंसान को ज़रूर हासिल करनी चाहिए। क्यों नहीं, किसी दिन मिलूँगा आचार्य जी से। मैं इस सिलसिले में कोई प्रोग्राम बनाऊंगी और तुम्हें अपने साथ पद्मशाला ले जाऊंगी। जाओगे तो आंखें खुल जाएंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर तक खामोश रही। कॉफ़ी ख़त्म हो गई। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, उठें? हाँ, मैं तुम्हें नेशनल आर्ट गैलरी छोड़ दूंगी, वहाँ से तुम अपनी कार लेना। वैसे उसके बाद क्या करोगे पता नहीं। मैं अगर मसरूफ़ ना होती तो शाम तक तुम्हें कंपनी देती, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, तुम्हारा पता है मेरे पास। मैं तुमसे किसी वक्त घर पर ज़रूर आकर मिलूंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये भी नहीं कहा उससे कि वो अपना पता क्यों नहीं देती। वैसे भी मैंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। हम वहाँ से उठ गए और वह मुझे अपनी कार में लेकर चल पड़ी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं उस दिन हमाद यमनी जी से बड़ी मुतासिर हुई थी। क्या मैं तुम्हारे साथ उनसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, इसमें क्या हर्ज है? वह वाकई मुझे सबसे ज़्यादा हैरतनाक लगा और मैंने सोचा था कि तुमसे उसकी तफसील पूछूंगी। वैसे तुम्हारा अपना क्या ख्याल है हमाद यमनी के बारे में? वो बहुत नफीस इंसान है। चलो वो तो एक अलग बात हुई। उनका इल्म कैसा है? बहुत आला और समझ में ना आने वाला। क्या तुम्हें पुरस्कार तौर से कुछ दिलचस्पी है? बस इस हद तक कि उन्हें देखकर अच्छा लगता है, और जो बात समझ में नहीं आती वो अच्छी लगती ही है। क्या तुम उनसे कुछ ऐसे अलूम सीखना चाहते हो? नहीं। तुम्हें ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है इन अलूम से? नहीं, मैंने जवाब दिया। अलबत्ता ये बात मेरे जहन में खटकने लगी कि इतनी ज़्यादा कुरीद के पस मंज़र में क्या है, लेकिन उस वक्त और कोई बात मेरे जहन में नहीं आई। उसने मुझे नेशनल आर्ट गैलरी छोड़ दिया और वहाँ से मैं अपनी कार लेकर घर की जानिब वापस चल पड़ा। यहाँ कोई ख़ास बात नहीं थी, हालात मामूल के मुताबिक थे। नगमा बाजी से बहुत देर तक बातें होती रहीं और वह मुझसे लंदन के बारे में मालूमात हासिल करती रहीं। वो पूछ रही थी कि लंदन मुझे कैसा लगा। बहुत खूबसूरत नगमा बाजी, यहाँ आकर मैं ज़िंदगी को एक नए रंग में देख रहा हूँ। हमारे यहाँ बेहद पसमानदगी है, गुर्बत है, जबकि यहाँ तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है आकिल। यहाँ भी ये सब कुछ है, बस तर्ज ज़िंदगी ज़रा मुख्तलिफ है। अभी लोगों को महसूस करोगे तो तुम्हें अंदाज़ा होगा। वैसे भी यहाँ पूरी दुनिया सिमट आई है, हर जगह हर इलाके के लोग नजर आते हैं। बाज़ औक़ात तो अजीबोगरीब तजुर्बात होती हैं, लेकिन ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही तुम्हें हासिल होंगे। तुम्हारे घर से खत आया है, मेरे पास महफूज है।
मैंने खत का मुतालबा किया तो नगमा बाजी ने फ़ौरन ही मुझे एक लिफाफा निकाल कर दे दिया। उसे खोला नहीं गया था। मैंने लिफाफा खोलकर उन्हीं के सामने पढ़ा। मेरे वालिद का खत था। उन्होंने मुझे सबकी खैरियत की इतला दी थी और उस रकम के मिल जाने की तफसील भी बताई। उन्होंने ये भी कहा था कि इलियास हुसैन साहब पर बहुत ज़्यादा भार न डाला जाए। यहाँ हालात खुदा के फजल से बेहतर चल रही हैं। पहले तुम अपने लिए बेहतर बंदोबस्त करो और उसके बाद यहाँ कुछ भेजने के बारे में सोचना। वैसे भी तुम्हारा कोई बाकायदा सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, इसलिए बेहतर तरीका ये होगा कि इलियास साहब पर बहुत ज़्यादा भार न डालो। इसी किस्म की बहुत सी बातें थीं। मैंने ये ख़त नगमा बाजी के हवाले कर दिया। उन्होंने पढ़ा और हंस पड़ी। फिर बोली, जवाब दे देना। क्या जवाब दूँ? मैंने तो कभी इस किस्म की ख़त खताबत नहीं की। कमाल करते हो। वैसे मेरा अपना तो ये अंदाज़ा है कि अब तुम्हें डैडी के साथ मिलकर बाकायदा इस सिलसिले में कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। मैं दावे से कहती हूँ कि डैडी ने जो मंसूबा तुम्हारे बारे में बनाया है वो तुम्हें तरक्की की इंतहा तक पहुँचा देगा। मैं खुद भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। सवाल ये पैदा होता है नगमा बाजी कि मैं आपके लिए क्या करूँ? करना चाहते हो ना? नगमा बाजी ने पूछा। हाँ। तो फिर हमसे सिर्फ मोहब्बत करो। क्या इसमें कोई कमी महसूस की है आपने? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब यह है कि अभी तुम इन उलझनों में ना पड़ो। अपना मुस्तकबिल बनाओ, मुझे खुशी होगी। बेहद शुक्रिया, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ? कुछ कहना भी नहीं। ये शुक्रिया बुक्रिया की बातें मुझे नापसंद हैं। तुम इस छोटे से घराने के बारे में अच्छी तरह सब कुछ समझ चुके होगे। हम लोग सिर्फ मोहब्बत करते हैं और उसके सिले का इंतज़ार नहीं करते। मैं खामोश हो गया। उसी शाम एक और हैरतनाक बात हुई जिसने मुझे थोड़ा सा मुतहैयर कर दिया। एजाज साहब बन ठन कर बाहर निकले और उनसे मेरा सामना हो गया। गैर मुतवक्का तौर पर, खसूसी तौर पर मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, हेलो। हेलो एजाज भाई, मैंने भी पुरतपाक अंदाज में कहा। आओ ज़रा तुमसे एक बात करनी है, एजाज ने कहा। इससे पहले वो मुझसे कभी मुखातिब नहीं हुआ, लेकिन मेरे दिल में उसके खिलाफ कोई कीना नहीं था। मैं खामोशी से उसके साथ अंदर दाखिल हो गया और उसने मुझे बैठने की पेशकश की। फिर बोला, कहीं जाने का इरादा था क्या? कहीं नहीं। कमाल है, लंदन की शामों में तुम घर में होते हो, ये कोई अच्छी बात है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी मैं इन शामों में बाहर भी होता हूँ। तन्हा? अमूमन तन्हा। कोई अकल की बात है ये? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए एजाज साहब? मैंने सवाल किया। दोस्ती? किससे? मुझसे, एजाज ने कहा और मैं उसे अजीब से अंदाज में देखने लगा। फिर बोला, एजाज भाई, मैंने तो अमूमन ये महसूस किया है कि आप मुझे अपनी दोस्ती के काबिल नहीं समझते। एजाज एक लम्हे तक कुछ सोचता रहा। फिर बोला, मुझे तुमसे इस मौजू पर एक तवील गुफ्तगू करनी है। आखिर ऐसा करो, मेरे साथ चलना पसंद करोगे? कहाँ? जहाँ मैं ले जाऊँगा। चलिए, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। तो फिर फ़ौरन कोई उम्दा सा सूट पहन लो और तैयार होकर मेरे पास आ जाओ। जल्दी, देर ना लगाना, उन्होंने कहा और मैं शाने हिलाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वापस आया तो एजाज ने मुझे नाकेदाना निगाहों से देखा। फिर बोला, खूबसूरत शख्सियत है तुम्हारी। मैंने पहले कभी गौर ही नहीं किया। मैं मुस्कुरा दिया। एजाज के पास अपनी गाड़ी थी, चुनाचे वो मुझे साथ लेकर गाड़ी में आ बैठा और फिर उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। एजाज जब पाकिस्तान आया था तब भी उससे मेरा ज़्यादा राब्ता नहीं रहा, और लंदन आने के बाद तो बिल्कुल ये महसूस होता कि जैसे उसे मेरा यहाँ आना नागवार गुजरा हो। आज ये बिल्कुल पहला मौका था कि उसने मुझसे इस कदर गुफ्तगू की, और ना सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि मुझसे अपने साथ चलने के लिए भी कहा। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, मैं समझ नहीं पाया। वैसे ये भी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी जिसके बारे में उलझन होती। चुनाचे मैं खामोशी से उसके साथ बैठा रहा। एजाज सड़क पर निगाहें जमाए ड्राइविंग कर रहा था। काफ़ी देर तक वो खामोश रहा, फिर चौंक कर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल खामोश हो आकिल, क्या बात है? खैरियत? नहीं, कोई बात नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि आज मुझ पर अनायत कैसे हो गई। मैं दिल की बात जुबान पर आने से ना रोक सका। क्या मतलब? एजाज नरम लहजे में बोला, सॉरी एजाज, बस यूं ही ना जाने क्यों ये अल्फाज कह बैठा था। इलियास चचा मुझे यहाँ ले आई, लेकिन हमेशा ही मैंने ये महसूस किया कि तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहते हो। अरे नहीं, ये बात नहीं है, बस मेरी फितरत ही कुछ ऐसी है। बहुत देर में दोस्त बनाता हूँ और शायद इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि दूसरा कोई मेरी जानिब तवज्जो दे। खैर, जाहिर है तुम्हारे घर में, तुम्हारी छत के नीचे हूँ। यह तो मुमकिन ही नहीं था कि मैं तुमसे मुनहरिफ होता, लेकिन बस ये महसूस किया कि तुम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते। एजाज के होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट फैल गई।
उसने कहा, भाई देखो, दोस्ती की इब्तिदा के लिए तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। मेरा ख्याल है अगर मैं आज ये कोशिश ना करता तो तुम ना जाने कब तक मुझसे मुखातिब ना होते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला, खैर ठीक है, चलो, जो काम जब भी शुरू हो जाए। हम लीडो क्लब चल रही हैं। लीडो क्लब मेरी मुस्तकिल नशिस्तगाह है और वहाँ तुम्हारी मुलाकात मेरे बहुत से दोस्तों से होगी। लंदन में तन्हाई से ज़्यादा तकलीफ दे और कोई चीज़ नहीं। यकीनन बाज़ औक़ात तुम्हें बोरियत होती होगी। वैसे भी मैंने महसूस किया है कि तुम बुज़ुर्गों के दरमियान गिर गए हो। एक बात खुसूसी तौर पर कहना चाहता हूँ आकिल, वो ये कि बुज़ुर्गों के साथ बैठे रहोगे तो जहनी तौर पर बूढ़े हो जाओगे। अभी तो तुमने जवानी का आगाज़ किया है और फिर जवानी अगर लंदन में आए तो सही मायनों में जवानी होती है। ये दौर बहुत मुख्तसर होता है। अगर तजुर्बात में गुजार दोगे तो जब तजुर्बात मुकम्मल होंगे तब जिस्म कमज़ोर हो चुका होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं हंस दिया और फिर मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ क्यों नहीं। छोड़ो यार, आओ आज तुम्हें ज़िंदगी से मिलाएं। एजाज ने कहा और थोड़ी देर के बाद कार एक खूबसूरत इमारत के सामने रुक गई। पार्किंग लॉट पर और बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई थीं। वह मुझे साथ लिए हुए अंदर चल पड़ा। बड़े से दरवाजे से दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ राहदारियां तय करते हुए एक बहुत बड़े से हॉल में दाखिल होकर मैंने वहां के माहौल को देखा। मेज़ें पड़ी हुई थीं, ट्रॉलियां गर्दिश कर रही थीं। लंदन के माहौल में शराब का इस्तेमाल मैं देख चुका था, लेकिन जाहिर है ये मेरे अपने मसलक की चीज़ नहीं थी। वैसे भी यहाँ बहुत सी जगहों पर मोहतात रहना बेहद ज़रूरी था। एजाज को देखते ही बहुत से लोग उसकी जानिब बढ़े। हेलो एजाज के नारे लगते रहे और एजाज एक एक से मेरा भी तारुफ कराता रहा। फिर एक खूबसूरत सी साड़ी में मलबूस एक पाकीज़ा शक्ल वाली लड़की एजाज के करीब पहुंची और एजाज ने कहका लगाते हुए कहा, आहा, सरीता देवी आई हैं। आइए आइए, बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए हैं आपके। ये कौन है? सरीता ने गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, उस पाकीज़ा चेहरे के पीछे कोई अनोखी बात होगी, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन चेहरे की मुनासबत से उसकी आंखें बहुत मुख्तलिफ थीं। उन आंखों में ना जाने क्या क्या था। एक लम्हे में मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म पर चिमटियाँ नींग रही हों। एजाज ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और बोला, ये आकिल हैं? नए हैं? सरीता ने पूछा। हाँ, तरोताज़ा और पाक साफ लगते हैं। सरीता ने अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ा दिया और मैंने इखलाकन उससे हाथ मिलाया। सरीता कहने लगी, मुझे दे दो। ठीक है, तुम्हारे हुए, एजाज ने हंसकर कहा और मेरी तरफ रुख करके बोला, सरीता देवी जिसे मांग लें, बस यूं समझ लो कि उसकी हर मांग पूरी की जाती है। सरीता ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसने मुझे आगे की सिमत घसीटा और मैंने किसी कदर घबराए हुए से अंदाज में एजाज की जानिब देखा तो एजाज हंसकर बोला, यही जिंदगी है जिससे मैं तुम्हें मिलाने लाया हूँ। सरीता, मेरे यार का ख्याल रखना। ऐसा ख्याल रखूंगी कि इन्हें दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज कर दूंगी। वह मुझे लिए हुए एक मेज़ की जानिब बढ़ गई। एजाज एक सुर्खो सफ़ेद मुकामी लड़की की जानिब मुतवज्जा हो गया। मैं एक लम्हे तक तो घबराया और उसके बाद मैंने खुद को पुरएतमाद कर लिया। सरीता एक मेज़ पर बैठती हुई बोली, क्या पियोगे डियर? कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे क्लब में पहली बार आए हो? क्यों, पहली ही बार आए हो ना? हाँ। मैंने अब अपने अंदर एतमाद पैदा कर लिया था। इससे पहले कहाँ थे? कुछ अरसे से लंदन में, और उससे पहले अपने वतन में। नहीं आए हो? हाँ, पहले भी बता चुका हूँ। क्यों आए हो? बस एजाज के वालिद अलियास हुसैन साहब मेरे सरपरस्त हैं, वो यहाँ ले आए थे, सो आ गया। मेरा मतलब है कोई तालीम वगैरह हासिल करने। फ़िलहाल तो कोई इरादा नहीं है। खैर, लंदन सैर करने आए हो और हमसे इतनी दूर रहे। अरे कुछ पियो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्की चीज़ मंगवाती हूँ। पानी सबसे ज़्यादा हल्का होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और सरीता हंस पड़ी। हाँ, अगर उसमें कोई चीज़ मिला ली जाए तो ज़्यादा लुत्फ़ आता है। नहीं सरीता देवी, आप शराब की बात कर रही हैं ना? शराब? क्या बदनुमा नाम ले रहे हो? ये तो ज़िंदगी है। इसे शराब नहीं ज़िंदगी कहो। ज़िंदगी से आज तक दूर रहे हो। हाँ, इस ज़िंदगी से, मैंने जवाब दिया। तो आओ ना, इसके करीब आ जाओ और फिर दुनिया को देखो कितनी हसीन लगती है। दुनिया मेरी निगाहों में जिस कदर हसीन है, उससे ज़्यादा मैं इसका हुस्न नहीं देखना चाहता। क्यों? हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता खर्च करना चाहिए। अच्छी बातें कर लेते हो, ना पियो, तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारी कुर्बत में मुझे तो कम से कम शराब की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। ऐसा आतिशी वजूद है तुम्हारा, ऐसा नशा आवर है तुम्हारा कुर्ब। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा और मैंने आहिस्तगी से उसका हाथ अपने हाथ पर से हटा दिया और मुस्कुराता हुआ बोला,
लंदन में ज़िंदगी हिंदुस्तान से मुख्तलिफ हो जाती है। यह खुद पर तारी करना पड़ती है या यहाँ के माहौल में खुद ब खुद तारी हो जाती है। मेरा ख्याल है आपका ताल्लुक हिंदुस्तान ही से होगा। हाँ, बहुत पुरानी बात है। फरसूदा रवायात का हामिल हिंदुस्तान मेरी तबीयत से मुताबिकत नहीं रखता था, सो यहाँ चली आई। खूब। क्या करती हैं आप? बस ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ। वालिदैन ने बिला वजह तालीम का दुम छल्ला लगा दिया। उनकी ख्वाहिश भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है। लंदन में रहकर इन तमाम फजूलियात की ज़रूरत पेश नहीं आती। यहाँ ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ है, उसने कहा और फिर मेरी आंखों में देखती हुई बोली, मेरी जान, ज़िंदगी से इतनी दूर ना भागो वरना बोरियत का शिकार हो जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस मशवरे का। आइए अब यहाँ से उठें। अरे क्यों? आपसे बहुत सी बातें हो गई। क्लब में तो बहुत से लोग मौजूद हैं, मैंने कहा और उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर उठ गया। एजाज अपनी दोस्त लड़की के साथ बैठा हुआ था। क्लब में मुख्तलिफ मेज़ों पर लोग मुख्तलिफ मशागिल में मसरूफ़ थे। मैं भी इधर उधर गश्त करने लगा। सरिता अपनी मेज़ पर बैठी अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही। ये लड़की मुझे एक लम्हा पसंद नहीं आई। मैं अभी आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा था कि एक और नौजवान लड़की जो मुकामी ही थी मुझसे टकराई और फिर आहिस्ता से हंस पड़ी। मैंने माजरती अंदाज में उसे देखा और कुछ माजरत के जुमले कहे तो वो हंस कर बोली, मैं जानबूझकर तुमसे टकराई हूँ। मैं एक गहरी सांस लेकर उसे देखने लगा तो वो बोली, मेरा नाम लैशी ब्राउन है। आप मुझसे जानबूझकर क्यों टकराई मिस लैशी ब्राउन? मैंने सवाल किया। यहाँ दोस्तियों के यही तरीके होते हैं। तुमने अपना नाम नहीं बताया। हाँ, और इसकी वजह यह है कि मैं दोस्तियाँ ज़रा कम ही करता हूँ, मैंने कहा और वहाँ से भी आगे बढ़ गया। एजाज मेरी जानिब बिल्कुल मुतवज्जा नहीं था। वैसे मैं ये सोच रहा था कि एजाज का मेरा यहाँ लाने का मकसद क्या है। पता नहीं क्यों मुझे उसने इस उलझन में फंसाया था। खैर, अब यहाँ आ गया था तो हमाकत नहीं करना चाहता था। एक मेज़ पर खड़े होकर ताश का खेल देखने लगा। तभी अकब से किसी ने मुझे आवाज़ दी और मैं चौंक कर उधर मुतवज्जा हो गया। दूसरे लम्हे मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये कैथराइन थी। मैं उसे देखकर कदरे हैरान भी हुआ था। कैथराइन ने आगे बढ़कर कहा, हेलो आकिल। हेलो कैथराइन, कहो कैसी हो भाई? ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? एजाज के साथ चलाया था। एजाज मेरा दोस्त? मैंने उस मेज़ की जानिब उंगली उठाकर कहा। ओहो, अच्छा अच्छा, मगर तुम क्या यहाँ अक्सर आती रहती हो? हाँ, कभी कभी, और आज इत्तफाक से चली आई। आओ कहीं बैठे। मैं उसके साथ एक कोने की मेज़ पर जा बैठा। कैथराइन ने मुझे देखते हुए कहा, क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं। तुमने मुझसे आज तक ये नहीं पूछा कि मैंने तुमसे मिलना क्यों छोड़ दिया। मसरूफ़ होगी, जाहिर है हर शख्स के अपने अपने मशागिल होती हैं। नहीं, ये बात नहीं थी। फिर? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ उस दिन से। वजह? मैंने सवाल किया। उस दिन मैं कुछ इस तरह मजबूर हो गई थी कि बेख्तियार ही तुम्हें छोड़कर वहाँ से भाग निकली। आज तक ये सोचती हूँ कि तुमने क्या सोचा होगा मेरे बारे में। अरे नहीं, वो बात तो उसी वक्त मेरे जहन से निकल गई थी और मेरे ख्याल में वो कोई ऐसी बात भी नहीं थी। तुम क्या उनसे जंग करती? मैंने कहा। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं थी तो तुम कैथराइन खामोश हो गई। वेटर को इशारा करके मैंने ऑरेंज जूस मंगवा लिया। वेटर ने थोड़ी देर के बाद ऑरेंज जूस हमारे सामने रख दिया और कैथराइन ने 2-3 उसके छोटे छोटे घूंट लिए। तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? किसने तुमसे कह दिया कैथराइन कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? तो फिर कल का प्रोग्राम तय करो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। नहीं कैथराइन, मैं कोई प्रोग्राम तय नहीं कर सकता। दरअसल लंदन में अपने तौर पर तन्हा ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं यहाँ के माहौल को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हाँ, अगर कभी तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई तो तुम्हें यकीनन तकलीफ़ दूंगा। कैथराइन का चेहरा बुझ गया। वो आहिस्ता से बोली, गोया तुम मुझे धुतकार रही हो। बिल्कुल नहीं। गलत अंदाज में सोचो तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती होगी। मुझे अपने लिए एक मुस्तकबिल दरकार है कैथराइन। मैं अपना मुस्तकबिल तलाश करना चाहता हूँ। बेकार कामों में वक्त ज़ाया करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, एक पेशकश है आकिल, अगर कभी मेरी ज़रूरत पेश आए तो मुझे नज़रअंदाज न करना। वादा। यहाँ कुछ देर यकीनन बैठूंगा। उसी वक्त एक नौजवान ने कैथराइन के करीब पहुंचकर कहा, हेलो कैथी। भाई क्या बात है, 1-2 साल में तो तुम कभी इधर का रुख करती हो और उसके बाद हम लोगों से इस कदर दूर रही। नहीं डियर जॉनसन, बस ऐसे ही, ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मिलो। आकिल है इनका नाम। हेलो माय फ्रेंड, हम तुम्हारी दोस्त को अपने साथ ले जा रही हैं, अगर तुम बुरा महसूस ना करो। जॉनसन ने कैथराइन का हाथ पकड़ा और वहाँ से आगे बढ़ गया। अजीब जगह थी, अजीब लोग थे, लेकिन लंदन के माहौल में ये सब कुछ अजीब ना था। अलबत्ता नाजिल होने वालों की एक लाइन लगी हुई थी। इस बार जो खातून मेरे पास पहुंची वो भी अच्छी खासी खूबसूरत थी।
मेरे सामने की कुर्सी घसीट कर बैठ गई और बड़े पुरमुसरत अंदाज में बोली, हेलो, मेरा नाम रीटा है। अभी मैं उन मिस रीटा को कोई जवाब न दे पाया था कि एजाज हमारे करीब पहुंच गया। उसने भी कुर्सी घसीटी और बैठता हुआ बोला, तो ऐश हो रही है मिस्टर आकिल रफ़ीक। रीटा मेरा दोस्त बहुत ही सादा मिजाज है, अगर तुम इसे अपनी जुल्फों के जाल में फांस लो तो तुम्हें मान लूं। रीटा एक खनकदार कहका लगाकर बोली, कुछ शर्त रख लो माय डियर एजाज, जो मांगोगी दूंगा। एजाज ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, इत्मीनान रखो। मैं खामोशी से बैठा उन दोनों की सूरतें देखता रहा। रीटा ने कहा, तुमने कुछ पिया? ये ऑरेंज जूस। मैंने सामने रखे गिलास की जानिब इशारा करके कहा और रीटा हंस पड़ी। मैं तुम्हें जो कुछ पिलाऊंगी उसे पीकर तुम इस दुनिया को ज़्यादा हसीन महसूस करोगे। तो फिर मैं जाऊं? एजाज ने कहा और मैं आहिस्ता से बोला, एजाज कब तक यहाँ रुकोगे? ओहो, अभी वापसी का क्या तस्वुर है? अब तो यहाँ जिंदगी का आगाज़ होगा। रीटा देखो भाई, तुम्हारा दोस्त बेजार हो रहा है। नहीं होगा, तुम जाओ, उसने कहा और एजाज हंसता हुआ वहां से उठ गया। रीटा मेरी आंखों में देखने लगी, फिर बोली, डार्लिंग, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं, मैंने जवाब दिया और रीटा का चेहरा एकदम हवन्नक सा हो गया। ओह सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो शायद मेरे इस जवाब से बहुत ज़्यादा बददिल हो गई। सारी तेज़ी तरारी रखी रह गई। चंद लम्हात मुझे देखती रही, फिर अपनी जगह से उठ गई। गालिबन ऐसे जवाब की उसने ख्वाब में भी तवक्को नहीं की थी। मुझे हंसी आने लगी। इसके बाद मैं काफ़ी देर तक तन्हा बैठा रहा। लैशी ब्राउन, सरिता, रीटा, 3 लड़कियां तो अब तक मुझसे टकरा चुकी थीं और ये सब मेरे मजाज से बहुत मुख्तलिफ थीं। कैथराइन की बात बिल्कुल अलग थी। मैंने उसे तलाश करना शुरू किया और वह मुझे जॉनसन के साथ नजर आई, लेकिन बेजार सी थी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके करीब पहुंच गया। आओ कैथराइन, मेरा ख्याल है तुम खासी बेजारी महसूस कर रही हो। कैथराइन ने फौरन ही मेरा बाजू पकड़ लिया। जॉनसन आगे बढ़कर बोला, नहीं मिस्टर, ये मेरी दोस्त है और हम बहुत दिन के बाद मिले हैं। बराहे करम हमारे दरमियान मुदाखलत ना करो। मैंने हंसते हुए जॉनसन को देखा और उसके बाद कैथराइन का बाजू पकड़कर वहां से आगे बढ़ गया। रात को तकरीबन 11:30 बजे मैंने एजाज से वापसी की इजाज़त मांगी तो वो चौंक कर बोला, अरे नहीं भाई, चलना चाहते हो तो चलो, मैं भी चलता हूँ। और इसके बाद हम दोनों कार में आ बैठे। एजाज ने कहा, तुमने तो सभी को नॉकआउट कर दिया आकिल। मैं समझा नहीं। भाई, मैं तुम्हें यहाँ लाया था इस मकसद के तहत कि उन सब से मिलो। ये सब तुम्हारे लिए काबिल हसूल हैं और फिर हम भी तुमसे एक फरमाइश करें, एक ऐसी फरमाइश जिसके लिए बहुत दिन से जी मचल रहा है। कैसी फरमाइश? कैथराइन में हमारा हिस्सा भी शामिल कर लो। मैं समझा नहीं। देखो दोस्त, लैशी बहुत खूबसूरत है, सरिता हिंदुस्तानी है, हुस्नो दिलकशी का नमूना, और ये रीटा, ये तो बड़ी बेमिसाल लड़की है। ये सब तुम्हारे लिए अपने दिल के सारे दरवाजे खोल देंगी। उन दरवाज़ों में आते जाते रहो और हमें कैथराइन के साथ मुंसलिक कर दो। वो बहुत दिन से हमारी लिस्ट पर है लेकिन लिफ्ट ही नहीं देती, और इसके लिए उसके साथ कोई सख्ती भी नहीं की जा सकती कि किबला अलियास हुसैन साहब के दोस्त की बेटी है। मगर एजाज, मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में? मैंने सवाल किया। यार, दोस्ती करा दो उससे, ज़रा सी सिफारिश कर दो। ये यूरोपियन लड़कियां हैं, इनके यहाँ कोई इकदार विकदार नहीं होते। ये सब हमारे यहाँ के खेल हैं, बेमकसद और बेकार। अगर तुम्हारी कुछ मेहरबानी हो जाए तो यूं समझ लो कि बरसों की रुकी हुई आरजू पूरी हो जाए। मैं गौर करने के बाद तुम्हें इस सिलसिले में जवाब दूंगा एजाज। तो फिर दोस्ती पक्की? अभी नहीं, मैंने उसके हाथ को नज़रअंदाज करके कहा, और एजाज ने भिंचे हुए से अंदाज में अपना फैला हुआ हाथ वापस घसीट लिया। कुछ देर के बाद मैं घर आ गया। दिल ही दिल में मैं उस माहौल पर लानत भेज रहा था। एजाज की दोस्ती की वजह मेरी समझ में आ गई। वो मेरे जरिए कैथराइन को अपना शिकार बनाना चाहता था और अब मेरा फ़र्ज़ ये था कि कैथराइन को होशियार कर दूं। बाद में वो जाने और उसका काम। लेकिन एजाज के इस अंदाज से काफ़ी जहनी कोफ्त का शिकार रहा। कोई सख्त बात इसलिए नहीं कर सकता था उससे कि वो अलियास हुसैन साहब का बेटा था, और अलियास हुसैन और नगमा बाजी ने मुझ पर जिस कदर अनायात की थी वो नाकाबिले फरामोश थी। दूसरे दिन भी कोई ऐसी अहम बात नहीं हुई जो काबिल जिक्र होती। अलबत्ता शाम को 5 बजे एजाज मेरे कमरे में घुस आया। उसने एक आंख दबाते हुए कहा, क्या ख्याल है दोस्त, आज चल रहे हो मेरे साथ? नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब, कल लुत्फ नहीं आया तुम्हें वहाँ? वैसे यार, तुमने बड़ी बोरियत का सबूत दिया है, लेकिन मैंने इसे तुम्हारा कसूर नहीं समझा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक तुमने यहाँ आकर देखा ही क्या है? डैडी के, प्रोफेसर हमाद यमनी के या मिस्टर बेकर के चुंगल में फंसे रहे हो, और उन बूढ़ों ने तुम्हें जाहिर है नसीहतों के अलावा और क्या दिया होगा।
हाँ, हो सकता है ऐसी बात हो एजाज, मगर वो माहौल मुझे वाकई पसंद नहीं आया। 2-4 बार जाओगे तो पसंद आ जाएगा। और यार फिर हमने तो बड़ी फराग दिली से तुम्हारे सपुर्द 3-3 खवातीन कर दी। सरीता तुम्हारी है, एक ज़रा सा इशारा करो तो तुम्हारे तलवे चाटते हुए नजर आएगी। लैशी भी बहुत पुरकशिश खातून है। और रीटा को तो जवाब नहीं। तुम्हें नहीं अंदाज़ा कि कितने लोग उसके दीवाने हैं। एजाज, दरअसल मैंने अभी ज़िंदगी के इन रास्तों पर कदम नहीं रखा। बच्चे क्यों बने हुए हो? अपने आप को ज़रा आईने में देखो। क्या शानदार कद्दो कामत है, क्या खूबसूरत जवानी है। ना जाने किस जंगल में परवरिश पाई है यार। इंसान बनो, तुम्हें चलना है मेरे साथ। सॉरी एजाज, कम अज़ कम मैं वहाँ क्लब नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। अच्छा बाबा, क्लब मत जाना, लेकिन वो मसला तो हल करा दो। ऐसा करते हैं कि आज शाम को निकलते हैं, तुम कैथराइन को टेलीफोन कर दो। मुझे अंदाज़ा है कि वो तुम्हारे एक टेलीफोन पर दौड़ती चली आएगी। फिर उसे कहीं ले चलते हैं। और एजाज ने शर्मनाक अंदाज में आंख दबाई और मेरा पारा चढ़ गया। तुम्हारा दिमाग खराब है। जानते हो मिस्टर बेकर कौन है? तुम्हारे वालिद के दोस्त। तो फिर? और कैथराइन उनकी बेटी है। एक बात बताऊं आपको जनाबे वाली, मिस्टर बेकर मेरे वालिद के दोस्त हैं, कैथराइन उनकी बेटी है। लेकिन कैथराइन के दोस्तों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मतलब ये कि ना उसे बेकर की तरफ से कोई पाबंदी है, ना किसी और की तरफ से। वो अपने तौर पर जिसके साथ चाहे तफरी कर सकती है। मिस्टर बेकर ने तुम्हारे और उसके साथ को भला कब रोका है? पता नहीं कैसे आदमी हो यार, दोस्तों के काम नहीं आते। सुनो एजाज, अगर तुम अलियास हुसैन के बेटे ना होते तो इस बात पर मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार देता। तुम आखिर मुझे समझते क्या हो? मैं कैथराइन के सिलसिले में तुम्हारा जरिया क्यों बनूं? एजाज की आंखें सुर्ख हो गईं। वह मुझे घूरता रहा, फिर बोला, इस लहजे में आज तक मुझसे किसी ने बात नहीं की। अभी तुम्हें मेरी कुव्वतों का अंदाजा नहीं है। मेरे पास दोस्तों की एक ऐसी टीम है जो मेरे इशारे पर ज़मीन आसमान एक करके रख सकती हैं। समझ रहे हो ना? और फिर तुम्हें इस बात का अंदाज़ा और होना चाहिए। हमारे मेहमान हो तुम बेशक, लेकिन जिस हैसियत के मालिक हो तुम दर हकीकत उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हैसियत में यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हो। किसकी वजह से? मेरे बाप की वजह से ना। तुम्हें अपने लहजे, अपने अल्फाज पर काबू रखना चाहिए। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अपनी दोस्ती का, लेकिन तुम इस काबिल नहीं मालूम होते। समझ रहे हो ना? कैथराइन भी मेरे चुंगल से निकलकर कहाँ जा सकेगी। मैंने तो ये चाहा था कि मेरी उस टीम में एक और फर्द का इजाफा हो जाए, लेकिन तुम ज़रूरत से ज़्यादा पारसा बन रहे हो और बदतमीज़ी भी कर सकते हो मुझसे, इसलिए। एजाज के लहजे में गुर्राहट पैदा हो गई। उसी वक्त एक मुलाजिम आया और उसने मुझसे कहा, कोई मिस शैला मुखर्जी आपसे मिलना चाहती हैं। शैला मुखर्जी? मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, जी बाहर मौजूद हैं। मैंने ड्राइंग रूम में नहीं बिठाया, आप कहें तो? नहीं ठीक है, मैं चलता हूँ, आओ। मैं मुलाजिम के साथ बाहर निकल आया। पीछे ही पीछे एजाज भी आया। शैला एक सफ़ेद साड़ी में मलबूस क़यामत नजर आ रही थी। वैसे भी हसीन लड़की थी, इंतहाई पुरकशिश और मुतनासिब जिस्म की मालिक। वो यहाँ तक आ जाएगी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने उसे देखा और उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा दिए। हेलो शैला जी, कहिए कैसी हैं आप? जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ डियर, लेकिन यहाँ मेरी कोई बेहतर पजीराई नहीं हुई। मुआफ़ी चाहता हूँ। दरअसल ये लोग आपको जानते नहीं थे। कहा था ना मैंने कि तुम्हें तलाश करती हुई तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगी। सो देखो आ गई। मैंने एक निगाह घूमकर एजाज की जानिब देखा। वह फटी फटी आंखों से शैला को देख रहा था। फिर मैंने शैला से कहा, आइए फिर आप अंदर ही आ जाइए। अब ड्राइंग रूम वगैरह में तकल्लुफ़ कहाँ करेंगी। और वह बेतकल्लुफ़ी से मेरे पास आ गई। मैंने उसे एहतराम से बिठाया और वह मुस्कुराती हुई मीठी नज़रों से मुझे देखकर बोली, ना जाने क्यों अब तो तुमसे बार बार मिलने को जी जाता है। पता नहीं कैसे आदमी हो, बिल्कुल ठंडे, ठुस और अजीब से। तुमने एक लफ्ज़ भी आज तक ऐसा नहीं कहा जिससे मेरे कदम आगे बढ़ें। मैं एक गहरी सांस लेकर बोला, शैला जी दरअसल मैं यहाँ महदूद हूँ और महदूद ही रहना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा दोस्तों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता मैं, इसलिए अभी दोस्त बनाने से गुरेज कर रहा हूँ। तुम्हें भला किस चीज़ की कमी है? खूबसूरत इमारत में रहते हो, अच्छे से अच्छा खाते और पीते हो, और फिर तुमने दोस्तों को तो आजमाया होता। तुम क्या समझते हो शैला तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकती? एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं हाजिर हो सकता हूँ, एजाज ने दरवाजे से झांक कर कहा और शैला चौंक कर उसे देखने लगी। एजाज बस इतना कहकर अंदर आ गया। मुझे एजाज हुसैन कहते हैं और मैं भी इत्तेफाक से इसी इमारत में रहता हूँ। इनका बहुत गहरा दोस्त हूँ, लेकिन यक तरफा ये मुझे पसंद नहीं करते। वैसे शैला जी आपका तारुफ हासिल कर सकता हूँ?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, इनके कज़न हो तो हमारे भी बहुत कुछ हुए। क्या करते हो एजाज जी? शैला ने बेतकल्लुफ़ी से पूछा। बस पढ़ रहा हूँ और लंदन में अपने आप को जम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लंदन तो हर एक को अपने अंदर जम कर लेता है, क्यों आकिल जी, आपका क्या ख्याल है? शैला ने कहा। जी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैंने किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा। भाई आकिल मियाँ, आपकी दोस्त के लिए कुछ मंगवाया जाए? क्या पियेंगी आप शैला? कॉफ़ी मिल सकती है, आप हुक्म करें, और कोई चीज़ यहाँ ना मिले मैं अभी मुलाजिम से कह देता हूँ। एजाज का रवैया एकदम तब्दील हो गया और एक लम्हे में ये बात मेरी समझ में आ गई। शैला का हुस्न उस पर असरअंदाज हो रहा था। मेरे होंठों पर एक मायनी खेज मुस्कुराहट फैल गई। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, सुनाइए शैला जी, कैसे आना हो गया यहाँ? तुमसे मिलने आई थी, और क्या? बड़ी खुशी हुई। वैसे मैंने आपको शायद ये बता दिया था कि मैं खुद यहाँ मेहमान हूँ। ये लोग तो बड़े अच्छे मालूम होते हैं, तुम्हारा क्या रिश्ता है इनसे? पहले भी आप इस सिलसिले में ये सवाल कर चुकी हैं। मेरा ख्याल है मैंने आपको इसका जवाब दे दिया था। तुम्हारा रवैया मेरे साथ कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। मुझे ताज्जुब है शैला जी, पता नहीं यहाँ बेहतर रवैया किसको कहा जाता है। बाहर तौर आप आएँ, आपका बेहद शुक्रिया, कॉफ़ी पीजिए। मैंने दर हकीकत बहुत ज़्यादा सर्द लहजा इख्तियार कर लिया। एजाज चंद ही मिनट के बाद वापस आ गया और फिर शैला से उसके बारे में मालूमात हासिल करने लगा। शैला किसी कदर तकद्दर का शिकार हो गई और वह सर्द और उखड़ी उखड़ी बातें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मुलाजिम कॉफ़ी ले आया और शैला ने बेदिली से कॉफ़ी पी। फिर वह मुझसे बोली, और अब तुमसे कहीं मुलाकात हो सकती है? वैसे मुझे तो ये अंदाज़ा हुआ है कि मेरे यहाँ आने से तुम ज़्यादा खुश नहीं हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बस ज़रा दोस्तों के मामले में जाहिल हूँ कतई। फिर तो तुम्हारे पास आने की हिम्मत दोबारा कभी नहीं करनी पड़ेगी। कैसी बातें करती हैं शैला जी, आपका घर है, 1000 बार आइए। और आकिल का तो मिजाज ही ऐसा है। आप फिक्र न करें, मैं इसे समझा लूँगा, बताऊँगा कि लंदन में आप जैसी लड़कियों के साथ किस तरह पेश आया जाता है। शैला ने एक निगाह एजाज पर डाली और एजाज मुस्कुरा दिया। शैला चंद लम्हात के बाद उठ खड़ी हुई। आइए मैं आपको छोड़ दूं, एजाज ने कहा। नहीं, मेरे पास गाड़ी है। फिर भी बाहर तक तो छोड़ देता हूं आपको। आकिल तुम आ रहे हो? नहीं, ये काम तुम सारे इंजाम दे दो, मैंने कहा और एजाज गर्दन खम करके शैला के साथ बाहर निकल गया। मेरे होंठों पर बदस्तूर मुस्कुराहट फैली हुई थी। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एजाज वापस आ गया। पहले वो मेरी बात से सख्त नाराज हो गया था और उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी, लेकिन उस वक्त वो फिर मुस्कुरा रहा था। क्या कहूँ यार तुझसे और क्या ना कहूँ, ऐसी जालिम शख्सियत है तेरी कि हर शख्स मुतासिर हो जाता है। अरे खुदा के बंदे, ज़रा मुझे बताओ तो सही, ये कताल्ला आलम कौन है? बड़ी हसीन औरत है और फिर तेरी इतनी गहरी दोस्त है। मैं कहता हूँ तू ये दोस्तियाँ कैसे कर देता है और फिर किस तरह बेइज्जती कर डालता है दूसरों की। शैला को तूने मुंह ही ना लगाया। एजाज, अगर तुम चाहो तो उसे मुंह लगा लो। हाय, हम तो सीने से लगाने के लिए तैयार हैं, मगर यार मौका तो मिले। सारे रास्ते तेरी ही सिमत से गुजरती हैं। तुम्हारा उसे तारुफ हो चुका है, तुम चाहो तो उसे मजीद पींगे बढ़ा सकती हो। कौन है? ज़रा कुछ तफसील तो बता दो यार। एक से एक हसीन शैपाल रखी है और दोस्तों को तरसा रहे हो। तुम्हें इस तरह मुझे धुतकारना नहीं चाहिए था। देखो ना, अगर कैथराइन हमसे दोस्ती नहीं करेगी तो किसी और से करेगी। खैर छोड़ो कैथराइन को, ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा हसीन है। तुमने कभी आचार्य जगराज का नाम सुना है? नहीं, कौन साहब हैं ये? बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, सुना है लंदन में हरे कृष्णा हरे रामा तहरीक के रुकन है या बानी हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। शैला मुखर्जी उन्हीं की साथी हैं। क्या नाम बताया तुमने? जगराज? हाँ, जगराजन राज कहते हैं उन्हें। आचार्य जी के नाम से मशहूर हैं। सुना है किसी पद्मशाला में रहती हैं। अरे हाँ, ये नाम तो सुना है, पद्मशाला। खैर पता चल जाएगा। और फिर शैला मुखर्जी जैसी किसी लड़की के लिए इंसान समुंदर की गहराइयों तक में सफ़र कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना खुदा तुम हो। मगर देखेंगे दोस्त, कब तक हमसे भागते हो। हमारी दोस्ती की ज़रूरत तुम्हें पेश आएगी और हमारे बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकोगे। मैं खामोशी से एजाज का चेहरा देखता रहा। एजाज ने एक बार फिर कहा, चल रहे हो या नहीं? नहीं एजाज, प्लीज़ मुझे ऐसे किसी काम के लिए मजबूर ना करो जो मेरी फितरत से मुताबिकत ना रखता हो। एजाज चला गया। डिनर पर अलियास हुसैन साहब के साथ एक और साहब भी शरीक थे। दोनों साथ साथ ही आए थे और डिनर का वक्त हो गया था।
अलियास हुसैन साहब आते ही मेरे कमरे में दाखिल हुए और अपने मखसूस अंदाज में बोले, क्या कर रहे हो भाई? मैं तो इस खौफ का शिकार था कि कहीं तुम घर से बाहर न गए हो। क्या कोई मसरूफियत है? नहीं अंकल, कहिए, मैंने मुस्तादी से कहा। वो मिस्टर जॉन फ्रैंक आए हैं तुमसे मुलाकात करने के लिए। मेरे पास दफ्तर ही पहुंचे थे। जॉन फ्रैंक को जानते हो तुम? नहीं अंकल, मेरा उनसे तारुफ नहीं है। मैंने कहा, भाई ब्लैक बर्ड क्लब के मालिक हैं, बड़ी शख्सियत है, लंदन के आला हलकों में मुतारिफ हैं। तुम्हारे पास खसूसन तुमसे मिलने के लिए आए हैं। जी, फिर तो मुझे हुक्म दीजिए कि मैं क्या करूं। डिनर का वक्त हो गया है, मैंने उन्हें डिनर पर मदऊ कर लिया है। अब साथ ही डिनर करेंगे, ज़रा एहतियात से गुफ्तगू करना। जी बहुत बेहतर, मुझसे कोई ख़ास काम है उन्हें? हाँ बिल्कुल है, बस तैयार हो जाओ। मैं डिनर के लिए क्या आया हूँ, उन्हें 2 मिनट के लिए ड्राइंग रूम में छोड़कर आया हूँ। तुम यूं करो कि ड्राइंग रूम में पहुँच जाओ। जी बेहतर, मैंने कहा और एक सादा सा लिबास पहनकर तैयार हो गया। फिर ड्राइंग रूम में पहुँच गया।